Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. But before we take up the first topic of the day, एक और एडिशन कर लेते हैं कल के एनालिसिस के ऊपर. You see, we discussed 2+2 dialogue forum that India has started with several countries. The first country with which India started 2+2 dialogue forum was US, जिसके साथ फिर से अभी 2023 में हमारा 2+2 dialogue forum चल रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने 2+2 डायलॉग फोरम इस्टेब्लिश किया है. उसके अलावा रसिया के साथ भी हमने 2+2 डायलॉग फोरम इस्टेब्लिश किया है. बट एक बात और बतानी थी दैट आई कुड नॉट टेल यू यस्टरडे, समहाउ आई मिस्ड इट, क्योंकि बिल्कुल हाल फिलहाल में 16 अक्टूबर 2023 को, यानी कि पिछले महीने ही, इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड 2+2 डायलॉग फोरम विद यूके एज वेल. सो 2023 के 16 अक्टूबर को जो हमारा शुरू हुआ 2+2 डायलॉग फोरम विद यूके, that was inaugural, the first one. The point is कि now we are having 5 countries with which India maintains or conducts annual 2+2 dialogue forum: US, Japan, Australia, Russia, and now UK. Now let us take up the first topic of the day, that is about cloud seeding to clean the air. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में भी पूछा जा सकता है. देखिए, हाल फिलहाल में आपको पता है कि दिल्ली और आसपास के रीजन में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई. एयर क्वालिटी इंडेक्स वेंट अप टू एज हाई एज 470 इन सेवरल रीजन्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जगहों का पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ 8 एयर पॉल्यूटेंट्स. और फिर एयर क्वालिटी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर रीजन के एयर को स्कोर दिया जाता है, विच इज नोन एज इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कोर. और जितना हाइयर स्कोर होगा उसका मतलब उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स की कंसेंट्रेशन है, और इसका मतलब है कि उतना खराब एयर क्वालिटी है. सो दिल्ली और आसपास के रीजन में कई सारे जगहों पे द एयर क्वालिटी इंडेक्स वेंट अप टू दिस रीजन, सीवियर रीजन. इस कारण से स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा. और ऐसा नहीं है कि ये इस बार कुछ अब्रप्ट तरीके से हुआ है. सच सिचुएशन अराइजेस ऑलमोस्ट एवरी ईयर विद द ऑनसेट ऑफ विंटर. तो ऐसा क्यों होता है वो भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. 3-4 दिनों पहले ये टॉपिक हमने कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जहां मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के कारण वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बनता है इन द विद द ऑनसेट ऑफ विंटर. और वो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण कन्वेक्शनल विंड होती नहीं है. और जो आसपास के जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्मोक in and around Delhi. The smoke plus fog created due to temperature inversion condition, these two together leads to formation of smog, जिसका प्रॉब्लम दिल्ली में देखा जाता है, जिस कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी बढ़ जाती है और एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है. अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है. वैसे तो कई सारे स्टेप्स लिए दिल्ली सरकार ने, ऑड इवन का रूल लेकर के आए, ग्रैप एक मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम में अलग अलग स्टेजेज उन्होंने डिफाइन किए हैं ग्रैप प्रोग्राम के अंतर्गत, कि अगर स्टेज 1 का प्रॉब्लम है तो क्या क्या एक्टिविटीज बंद करेंगे, इंडस्ट्रीज बंद करेंगे. स्टेज 2 का प्रॉब्लम है तो ग्रैप के अंतर्गत दे विल क्लोज डाउन स्कूल कॉलेजेस ऑल्सो फॉर द टाइम बीइंग, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो, लाइक दैट ग्रैप प्रोग्राम है. ऑड इवन रूल है, ग्रैप प्रोग्राम है, कई सारी चीजें हैं. बट नन ऑफ देम हैव बीन एबल टू yield a very comprehensive solution to the problem of air pollution and poor air quality that is usually seen with the beginning of winter season. एक सॉल्यूशन सामने निकल करके आ रहा है और वो है रेन, आर्टिफिशियल रेन. कैसे होगा वो जरा देखते हैं. उसके पहले जरा समझिए कि रेनफॉल से एयर पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है एटमॉस्फेयर में.
इसी जब भी बारिश होती है तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स अपने साथ कई सारे पर्टिकुलेट मैटर्स को अटैच कर लेते हैं। मान लीजिए कि हवा के अंदर कई सारे पर्टिकुलेट मैटर्स पॉल्यूटेंट्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं, but these raindrops when they fall, so they attract 10 to 100 of tiny particles that are floating in the air। और अपने साथ साथ जब ये रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो ये सारे टाइनी पार्टिकल्स को भी अपने साथ अटैच करके जमीन पे ला करके सेटल करा देते हैं। एंड दैट इज हाउ एटलीस्ट द रेन इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग डाउन द डस्ट, minute dust particulate matter 2.5 and particulate matter 10 in the area around। और इससे भी एयर क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव होती है। एयर रेनफॉल के बाद एयर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो ही जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी ये इमेज से आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली, ये दोनों इमेज हाल फिलहाल के ही हैं और सेम टाइम के हैं। एक बारिश से पहले का और दूसरा बारिश के बाद। देखिए कितना आसपास का एयर क्लीन हो गया क्योंकि स्मॉग का प्रॉब्लम जो है सबसाइड कर गया। तो आफ्टर रेनफॉल द एयर क्वालिटी यूजुअली इंप्रूव्स, ये बात तो तय है। तो अब दिल्ली सरकार सोच रही है कि क्यों ना हम लोग आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट कराएं दिल्ली में ड्यूरिंग दिस सीजन इन ऑर्डर टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी। आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट कराने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से, मान लीजिए कि एरोप्लेन से या किसी भी इस तरीके के एयर व्हीकल से की मदद से एक हाइट पे जा करके कुछ पर्टिकुलर तरह के टाइनी पार्टिकल्स को क्लाउड्स के अंदर इंसर्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर इस एयर व्हीकल की मदद से या किसी भी तरीके से कुछ पर्टिकुलर तरह के पार्टिकल्स को अगर इंसर्ट किया जाए क्लाउड के अंदर। वैसे तो आपको पता है कि हवाई जहाज जो है क्लाउड से भी ऊपर उड़ते हैं, तो क्लाउड की हाइट तक तो जा ही सकती। क्लाउड में जा करके अगर कुछ इस तरह के टाइनी पार्टिकल्स इन द फॉर्मेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड इनको डाला जाए, तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, इस तरह के टाइनी पार्टिकल्स खासकर, इनकी एक टेंडेंसी होती है कि अपने आसपास ये वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्लाउड तो है ही, मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा क्लाउड तो है ही, उसके अंदर अगर ये पार्टिकल्स को ऐड कर दिया गया, दीज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट मोर मॉइस्चर। ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करने के कारण दिस क्लाउड विल बिकम हेवी as far as its water या moisture content is concerned। and when the cloud when the cloud becomes heavy because of excessive moisture content, तो that leads to rainfall। और वो रेनफॉल जो है वो फिर एयर पॉल्यूटेंट्स को कम करने में मदद करेगा और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सो दिस इज द आइडिया। ऐसा काम पहले भी किया जा चुका है, आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट किया जा चुका है विथ हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग, लेकिन वो मोस्टली किया गया है मॉनसून आने से जस्ट पहले पहले। भाई क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड होना भी तो चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो विंटर के टाइम में क्लाउड हो ही आसमान में, ये भी थोड़ा कठिन है। तो ऐसा पहले किया गया है, बट इन दोज एरियाज दैट आर ड्रॉट प्रोन। लेकिन थोड़े बहुत मॉनसून के टाइम में ड्रॉट प्रोन एरियाज, थोड़े बहुत क्लाउड जहां बनते हैं वहां पे क्लाउड सीडिंग करके और रेनफॉल को प्रमोट कराने की कोशिश की गई है इन द पास्ट। बट अभी तक किसी भी जगह पे भारत के अंदर में किसी भी जगह पे रेनफॉल को प्रमोट नहीं किया गया है थ्रू क्लाउड सीडिंग फॉर मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन इंडिया में अभी तक क्लाउड सीडिंग की गई है इन ऑर्डर टू काउंटर ड्रॉट प्रोन रीजन। लेकिन हाँ, चाइना में ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो दिल्ली में भी होपफुली किया जा सकता है। अगर इन सीड्स की बात की जाए, क्लाउड सीड्स की बात की जाए इन ऑर्डर टू प्रमोट आर्टिफिशियल रेन, तो क्लाउड सीड्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। यही बात यहाँ लिखी है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड के अंदर अगर आर्टिफिशियल तरीके से पार्टिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इंसर्ट किया जाए,
तो more water droplets will condense around these particles, will make these clouds heavy, and thus rainfall will happen. And rainfall will bring down air pollution, especially particulate matter 2.5 and 10. Recently, Delhi government is considering cloud seeding in order to curb pollution. Cloud seeding has been used till now in drought areas, but not has been used in order to curb air pollution in India so far. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग. तो स्टबल बर्निंग इज अ मेन रीजन दैट लीड्स टू स्मॉग, एंड स्मॉग के कारण ही दिल्ली और आसपास के रीजन में विंटर के ऑनसेट के साथ एयर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है. तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो इस आर्टिकल में देखेंगे. अगेन दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव. ये हम देख चुके हैं. स्टबल होता क्या है, मैंने आपको बताया कि फसलों की कटाई के बाद, खरीफ फसलों की कटाई के बाद जो लेफ्ट ओवर पार्ट रह जाता है खेतों में, उसको हम लोग कहते हैं स्टबल. अभी फार्मर्स के पास इतना वक्त नहीं होता है कि इन स्टबल्स को एक एक करके प्लग करें हाथों से और पूरा खेत को क्लीन करें, ताकि राबी सीजन के लिए वापस से वो सोइंग कर पाए. क्योंकि खरीफ की कटाई होती है, फिर राबी सीजन के सीड्स डाले जाते हैं, राबी सीजन के क्रॉप्स के सीड्स डाले जाते हैं. तो फार्मर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है. तो व्हाट फार्मर्स यूजुअली रिजॉर्ट टू, दे सेट द स्टबल ऑन फायर, आग लगा देते हैं, और जिससे खेत क्लीन हो जाते हैं और फिर राबी सीजन के क्रॉप्स के लिए द ग्राउंड इज रेडी. बट जब इन स्टबल को बर्न किया जाता है तो दैट लीड्स टू राइज ऑफ ए लॉट ऑफ स्मोक इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा. और पंजाब हरियाणा से काफी एडजेसेंट है दिल्ली, तो स्मोक आ रहा है पंजाब हरियाणा से, और दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन के कारण फॉग बन रहा है. तो स्मोक प्लस फॉग टुगेदर लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग, विच इज द मेन रीजन बिहाइंड हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड पुअर एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन बिफोर जस्ट इन द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. स्टबल इज अ बिग प्रॉब्लम, वहीं से आ रहा है स्मोक. तो स्टबल मैनेजमेंट को लेकर के अलग अलग सॉल्यूशंस अभी तक सोचे गए हैं कि जिससे स्टबल को इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए, जिससे एग्रीकल्चर भी सैक्रिफाइस ना हो और एयर क्वालिटी भी बनी रहे. स्टेबल मैनेजमेंट के लिए एक तो XC2 यानी कि ऑफ साइट स्टेबल मैनेजमेंट का एक मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं बेलर मशीन्स. इस तरह के मशीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्टबल को इस तरीके से कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और उनका ऐसे रोल बना देते हैं. तो होता क्या है कि फार्मर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कट द क्रॉप रेसिड्यू विथ अ ट्रैक्टर माउंटेड कटर. एक ट्रैक्टर पे कटर लगा दिया पहले, और कटर से ट्रैक्टर माउंटेड कटर लगा के पहले इन सबको काट दिया. काटने के बाद बेलर मशीन होता है जो भी ट्रैक्टर के साथ अटैच हो सकता है. बेलर मशीन की मदद से इन सबको कंप्रेस किया जाता है. जो स्टबल बच जाता है उसको कंप्रेस किया जाता है. क्योंकि मेन दिक्कत तो यह है, काटना दिक्कत नहीं है, कटर की मदद से काटा जा सकता है, लेकिन इसका इसका करें क्या, इसको ले कहां जाए. तो काटना दिक्कत नहीं है, लेकिन काटने के बाद बेलर मशीन से इसको कंप्रेस कर दिया जाता है और इस तरीके का रोल बना दिया जाता है, जिससे वॉल्यूम इसकी काफी कम हो जाती है, इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, और इन बेल्स को फिर कहीं दूसरे जगह ऑफ साइट ले जा करके डंप किया जाता है. तो दिस इज हाउ दिस देर इज वन मेथड ऑफ स्टबल मैनेजमेंट. बट दिक्कत क्या है इसमें कि जो बेलर मशीन है वो काफी महंगा होता है. 14.5-15 लाख रुपए का बेलर मशीन होता है. इसी कारण से इनफ अमाउंट में बेलर मशीन्स अवेलेबल है नहीं. दैट इज वन बिग इशू विद द बेलर मेथड. इट इज कॉस्ट वाइज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर फार्मिंग कम्युनिटी. दूसरा है इन सीटू स्टबल मैनेजमेंट. उस जगह पे ही कैसे मैनेजमेंट किया जाए. तो एक तो पहले कटर से काट दीजिए. कटर से काटने से होता क्या कि वहीं पे ये स्टबल फैल जाता है खेतों में. फिर एक मशीन होता है सुपर सीडर मशीन. सुपर सीडर मशीन क्या है कि इन स्टबल्स को छोटे छोटे पार्ट में काट देता है और खेतों में ही उसको स्प्रेड कर देता है. सुपर सीडर मशीन खेतों में ही स्प्रेड कर देता है. तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि स्टबल को काट करके छोटे छोटे पार्ट में काट करके विथ हेल्प ऑफ द सुपर सीडर मशीन अगर खेतों में स्प्रेड कर दिया जाए, तो इससे ये जो स्टबल हैं दे एक्ट एज
अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्सो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम कर देते हैं। बट दिक्कत क्या है कि इस तरीके के जो सुपर सीडर मशीन्स के बाद जो स्टबल पूरे खेतों में फैलते हैं, दीज स्टबल इनवाइट अ लॉट ऑफ पेस्ट्स। इस तरह का स्टबल अगर खेतों में फैला रहेगा तो कई सारे कीड़े मकोड़े पेस्ट्स आते हैं इनको खाने के लिए, एंड दैट लीड्स टू राइज ऑफ इंसेक्ट या पेस्ट अटैक ऑन द फार्म प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल लैंड। तो वो एक समस्या है विथ हेल्प व्हेन वी यूज सुपर सीडर मशीन्स। तो ये दो तरीके हैं मेनली इन सीटू मैनेजमेंट के लिए। सुपर सीडर इन सीटू मतलब उस जगह पे ही फैला दिया स्टबल को, दैट इज इन सीटू मैनेजमेंट सुपर सीडर। और एक्स सीटू कहीं और ले जाकर के डिकम्पोज किया, उसके लिए है बेलर मशीन। इस तरीके का प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स बिहाइंड डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर विथ ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। एक्सप्लेन द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी डिटोरिएट होती है इन अर्ली फेज ऑफ विंटर, और एयर क्वालिटी गोज एज हाई, एयर AQI गोज एज हाई एज 450। इसके पीछे जो फैक्टर हैं, जोग्राफिकल फैक्टर, टेम्परेचर इन्वर्जन, इकोनॉमिक फैक्टर है, वेहिकुलर इमिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल, स्टबल फार्मिंग, स्टबल बर्निंग इन द नियर बाई स्टेट्स। पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है टू डील विद स्टबल बर्निंग, सुपर सीडर एंड बेलर, ब्रिंग डाउन पार्टिकुलेट मैटर, क्लाउड सीडिंग, स्मॉग टावर। स्मॉग टावर ऐसा होता है, दिल्ली सरकार ने चाइना से इंस्पिरेशन लेकर के इस तरह के स्मॉग टावर्स लगाए हैं। स्मॉग टावर्स में ऊपर में एक बड़ा सा फैन लगा रहता है। ये फैन जो है एयर को सक करता है, फिर नीचे यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है जहां से एयर को फिल्टर करके वापस से यहाँ से रिलीज किया जाता है। एक्चुअली होता उल्टा है। इनहेल यहाँ से होता है, एयर को यहाँ से सक किया जाता है और फिल्टर करके यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। दिस इज हाउ स्मोक टावर वर्क। तो चाइना में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, दिल्ली के अंदर कई सारे स्मोक टावर बनाए गए हैं। तो स्मोक टावर इज अनदर एग्जांपल टू डील विद, और अनदर इनिशिएटिव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ऑड इवन रूल तो है ही, ग्रैप स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, स्पेशली ड्यूरिंग द onset of winter season. ये बोर्ड वर्क है in order to help you to revise the topic. The next article is about rapid melting of ice sheet in West Antarctica. This topic is important from environment perspective. Ice sheet होता क्या है? देखिए, आइस सीट मतलब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ग्लेशियर्स तो अलग अलग तरह के होते हैं। माउंटेन्स के आस ऊपर जो वाटर कंडेंस हो जाता है आइस फॉर्मेट में, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन ग्लेशियर। बट आइस शीट्स आर नॉर्मली, जब मान लीजिए कि ये बेडरॉक है, इसके ऊपर का ओशन भी पूरा जम जाए, ये बेडरॉक है, इसके ऊपर का ओशन भी पूरा जम जाए एक शीट की तरह, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा आइस शीट ग्लेशियर। और यही पाया जाता है मोस्टली अंटार्कटिका रीजन में। माउंटेन ग्लेशियर्स तो हमें हिमालयस में भी मिल जाएंगे, आल्प्स में भी मिल जाएंगे, बट अंटार्कटिका इज मेनली मेड अप ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस शीट ग्लेशियर। आइस शीट ग्लेशियर के लिए जरूरी है कि आइस शीट का जो साइज है वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज्यादा हो, और दुनिया भर में जितने भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं उनमें से 99% बिलोंग्स टू आइस शीट ओनली। यानी कि दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है 99% बिलोंग्स टू आइस शीट। क्योंकि देखिए, बर्फ जब बनता है ना तो अपने अंदर से सॉल्ट को एक्सपेल कर देता है। तो आइस इज बेसिकली फ्रेश वाटर बिकॉज इट एक्सपेल्स सॉल्ट आउटसाइड इट। तो ये जो आइस शीट हैं, दे आर ऑल्सो फ्रेश वाटर। 99% ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। आइस शीट का सबसे बड़ा पार्ट जो है दैट इज इन अंटार्कटिका रीजन। उसके अलावा ग्रीनलैंड आइस शीट भी है नदर्न हेमिस्फेयर में। इसी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टडी। दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन जर्नल जिसका नाम है नेचर, वेरी रेप्यूटेड जर्नल। इस रिपोर्ट ने कहा है कि जिस फास्ट तरीके से अंटार्कटिका का वेस्टर्न रीजन मेल्ट हो रहा है, वेस्टर्न रीजन ऑफ अंटार्कटिका जिस फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है, इंटायर अंटार्कटिका इज आइस शीट ओनली। आइस शीट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर।
एक होता है माउंटेन ग्लेशियर, एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अंटार्कटिका इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या आइस शीट। और ये रिपोर्ट जो जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है उसका कहना है कि वेस्टर्न अंटार्कटिका रीजन इतना फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है कि अब एनी अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन रिडक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। यानी कि जितना फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है अब ये धीरे धीरे पूरा मेल्ट हो ही जाएगा। अब आप चाहे कितना भी कार्बन इमिशन को कट डाउन कर लें, क्लाइमेट चेंज को कर्व कर लें, नाउ वेस्टर्न अंटार्कटिका सीट इज गोइंग टू मेल्ट अवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम because it is melting at a very faster pace and that pace is now unavoidable. उसमें भी सबसे ज्यादा बुरी हालत है विथ रिस्पेक्ट टू दिस थवाइट ग्लेशियर। थवाइट ग्लेशियर इज इन वेस्टर्न अंटार्कटिका रीजन। यहाँ पे मेल्टिंग जो है काफी फास्ट तरीके से हो रही है, काफी फास्ट पेस से हो रही है। और एक एस्टिमेशन लगाया गया है इस जर्नल में ही कि अगर ये पूरा पूरा थवाइट ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, जो आज नहीं तो कल होगा ही, बिकॉज जिस फास्ट पेस से हो रहा है ये मेल्टिंग, वो हो ही जाएगा। तो पूरा पूरा अगर थवाइट ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन मीन सी लेवल बाई 5.3 मीटर। पूरे दुनिया भर में जो सी लेवल है वो 5.3 मीटर तक राइज कर जाएगा। एंड दैट विल लीड टू सबमर्जेंस ऑफ मेनी लो लाइंग रीजन। छोटे छोटे जो देश हैं, खासकर मालदीव जैसे देश, ये पूरी तरह से डूब भी सकते हैं। इंडिया का भी काफी सारा लैंड जो है, कोस्टल लैंड, वो लॉस होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि फास्ट पेस मेल्टिंग तो हो ही रही है एंड दिस फास्ट पेस मेल्टिंग इज नाउ अनअवॉइडेबल। थवाइट ग्लेशियर की बात की जाए तो ये तो काफी फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है, और ये जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो दैट विल लीड टू राइज ऑफ सी लेवल, मीन सी लेवल बाई 5.3 मीटर, लीडिंग टू सबमर्जेंस ऑफ मेनी coastal region and complete submergence of many smaller countries like Maldives and all. थवाइट ग्लेशियर की बात की जाए तो आप लोकेशन में देख ही रहे हैं, वेस्टर्न अंटार्कटिका रीजन में है, 120 किलोमीटर वाइड है। ओवरऑल इसका जो साइज है 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और थवाइट is melting at a very faster pace that I have already said, and because of the pace at which Thawite glacier is melting away, sometimes it is also known as doomsday glacier। जिस दिन ये पूरा मेल्ट हो गया 5.5 मीटर तक मीन सी लेवल बढ़ जाएगा एंड दैट वुड बी डूम्सडे। और जिस पेस से ये मेल्ट हो रहा है आज नहीं तो कल ये होगा ही, दैट इज वाई थवाइट ग्लेशियर इज ऑल्सो नोन एज डूम्सडे ग्लेशियर। कोई भी ग्लेशियर कितना फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है उसको जानने के लिए क्या मेजरमेंट का तरीका अपनाया जाता है। तो ग्लेशियर्स किस पेस से मेल्ट हो रहे हैं उसके लिए देखा जाता है उनका ग्राउंडिंग लाइन। देखिए ये है ग्लेशियर, ठीक है जी, आइस शीट ग्लेशियर। तो ये कहीं तो जाकर के ओशन को टच करता होगा, ओशन सरफेस को टच करता होगा, ठीक है जी। ये है एक ग्लेशियर, आइस शीट ग्लेशियर। यहाँ पे ओशनिक वाटर है और यहाँ पे ये ग्लेशियर का ग्राउंडिंग लाइन है। जैसे जैसे ग्राउंडिंग लाइन पीछे जाता जाएगा वैसे वैसे आप समझिए कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। तो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग का जो रेट है वो निकाला जाता है बाय मेजरिंग कि एट व्हाट पेस द ग्राउंडिंग लाइन इज मूविंग बैकवर्ड। कितने रफ्तार से ग्राउंडिंग लाइन पीछे जा रहा है उसी के बेसिस पे ग्लेशियर्स का मेल्टिंग, आइस शीट ग्लेशियर्स का मेल्टिंग पेस निकाला जाता है। ये बोर्ड वर्क यहाँ पे हमने दे रखा है फॉर रिवीजन पर्पस। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक and you can submit the answer in the comment section. The next article is about National Education Day 2023. This topic is important from prelims exam point of view. 11 नवंबर आज का दिन ये हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे की तरह मनाया जाता है क्योंकि इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना साहब भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे एंड ही वाज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन to serve as president of Indian National Congress at the age of 35 only in year 1923. तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया लाइक आईआईटी एंड यूजीसी एंड ऑल। इनको मरणोपरांत यानी कि पोस्टह्यूमसली भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया इन 1992। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और टर्म 2 साल का नहीं 1 साल का होता है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ग्रीन क्रैकर्स से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्रैकर्स के अंदर ये मेटल्स होते तो हैं लेकिन उनका कंसेंट्रेशन कम रहता है, नॉट हाई। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीएसआईआर ने ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं।
That's all from our side for today. Thanks for watching.